पर्टिकुलर नाजरीन जेनजी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुंच गई और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज में ये बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। इन्होंने आवाज उठाना शुरू की इंडिया के निजाम तालीम के ऊपर और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाएं, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वजीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं है। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया। उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वजीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वजीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फारिग किया जाए और इसकी अब जरूरत नहीं है और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखिए ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहां पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाजिर जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहां पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुंचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थी। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहां पे काफी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठीचार्ज किया। कई नौजवान लाठियां खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो, हमें और मारो, हमें एक ही दफा मार दो, लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहां पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठीचार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहां से धकेला, उनका स्टेज वहां से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहां पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10 15 20 लोग मारे जाए तो फर्क नहीं पड़ता। आजाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुंच गया है शोहदा का, 50 से ज्यादा शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसी में गोलियां लगी थी आजाद कश्मीर में। तो यहां तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालिफिन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के जरिए से, ताकत के जरिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन अब ये नौजवान जो है वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो है उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज हुआ था श्रीलंका से। सबसे पहले श्रीलंका के अंदर अवाम निकली जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे, ये भी तंग आए हुए थे सिस्टम से। इन्हें लग रहा था कि सिस्टम शहरियों को दबा रहा है। श्रीलंका के अंदर इनकलाब आ गया, उन्होंने उठा के पाक से खानदान की ऐसी तैसी फेर दी थी और हमने वो मनाजिर देखे थे। अभी श्रीलंका के अंदर चीजें नॉर्मलाइज हैं। फिर हमने देखा बांग्लादेश के अंदर नौजवान उठ गए। बांग्लादेश के नौजवानों ने हसीना वाजिद के मजालिम के खिलाफ खड़े होकर और उन मजालिम के खिलाफ, खासतौर पर जो मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती थी, जो नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता था,
जो उनकी पॉलिसीज थी उनके खिलाफ नौजवान खड़े हो गए और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और हसीना वाजिद के मजालिम की दास्तानें जो खुलकर फिर बाहर आई हैं, जो लोग जबरी तौर पे लापता किए गए वो छूट छूट कर आए कई कई साल के बाद। तो बड़ा जुल्म, 15 साल तक हसीना वाजिद ने जुल्म किया था। नौजवानों ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में बांग्लादेश का। वहां पे एक इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में एक नई हुकूमत बनी है बांग्लादेश में, आज हालात बेहतर है। इसी तरह फिर नेपाल के अंदर हुआ। नेपाल में नेपो किड्स थे, वहां की जो रॉयल फैमिली है उनके बच्चे, वो वीडियोस बनाते थे अपनी अयाशियों की, अपनी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनाते थे कि ये सहूलत है, ये गाड़ी है, ये प्लेन है। तो वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो वीडियोस बना के वो पब्लिक करते थे, जैसा कि जरदारी साहब के बच्चे भी कभी कभी करते हैं। तो उससे नौजवानों के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ और वो इतना बढ़ता चला गया कि नेपाल में भी ये सब हो गया। अब आप देखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिर अगला मुल्क आता है इंडिया। ये मुल्क है भी इसी तरतीब से, इस तरफ को आप आते जाएं तो एक ही जगह पे है। तो इंडिया में अब नौजवान खड़े हो गए हैं और ये जेनजी है, ये वो जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, यानी वो नौजवान जो 25 साल के आसपास की उम्र के हैं, इससे ऊपर नीचे। तो ये जेनजी नौजवान है और इन्होंने अब मुसीबत डाली हुई है इंडिया के अंदर। ये बढ़ते जाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैंने जब आपको पहली दफा बताया था ना कि काकरोच जनता पार्टी, उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये प्रैक्टिकली आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। फिर जब वो इंडिया पहुंचा, मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका जो फाउंडर है वो इंडिया पहुंच गया और अब वो बड़े एहतजाज के अंदर, आज वो फाउंडर भी मौजूद था, बाकी नौजवान भी मौजूद थे और नौजवान खुद क़यादत कर रहे हैं। मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को, उन्होंने जिस अंदाज में वहां पे डंडे और आंसू गैस का मुकाबला किया और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उनको शऊर था, उनको पता है कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पे क्या कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वहां पे भी नौजवान, इंडिया में ये जेनजी का बुखार यहां तक पहुंच गया। अगला मुल्क है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नौजवानों को भी अब तैयारी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो नौजवानों पे आनी है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के नौजवानों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे नौजवान इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हों, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हो या कश्मीर के नौजवान हो। देखिए ना, कश्मीर में भी अभी जो तहरीक आई है वो नौजवानों ने किया है। ये कोई बूढ़े लोग, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं है, बहुत तजुर्बाकार लोग नहीं है, कोई बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई नया नया वकील बना है। तो ये सारे छोटे छोटे मिडिल क्लास के घरों से उठे हुए नौजवान हैं और स्कूलों के बच्चे बच्चियां आते हैं वहां पे धरने के अंदर और बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं उन एहतजाजों में जो आजाद कश्मीर में हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन अब पाकिस्तानी नौजवानों को अल्टीमेटली अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये देखे बगैर कि कौन सी पॉलिटिकल क़यादत उनको लीड करती है या नहीं करती, जरूरत नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के पास नॉर्मली ऐसा विजन नहीं है जो मौजूदा हुकूमत के अंदर, खास तौर पर वो तो सिर्फ अपने बच्चों को बना रहे हैं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज उसके बच्चों से बाहर दिखाई नहीं देता, जरदारी को अपने बेटे से बाहर दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश तो देखो ना, उसने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान इक्तदार में हिस्सेदार बने। नहीं, वो कहते मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए एक दफा। आप देखें ना उनकी ख्वाहिशात कैसी हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर जाती ही नहीं है। तो नौजवानों को पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात के लिए, नौकरी के एक जैसे मौके के लिए, बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी के लिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए, जो अकरबा परवरी होती है, यहां पे अपने ही लोगों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसके खिलाफ, और नौजवानों के मैंडेट का एहतराम कि नौजवान जो बात करते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वहां पे वो मैंडेट उसको मिलना चाहिए। खेलों के मौके, सेहत के मौके, ये उन्हें मिलने चाहिए। इन मामलात के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। फिर मेरिट का क़याम होना चाहिए पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए, आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। इंटरनेट बार बार पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन सारी चीजों के खिलाफ पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आजाद कश्मीर में भी है, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पर तैयार करें और तैयार रहे उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निजाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाज़रीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, जरा वो बात आपके सामने में पहले रख देता हूं। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ये वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आजाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखिए, आजाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आजाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई, बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई।
اور گولی بھی چلوائی. جو لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے, انہیں کالعدم کس نے قرار دیا؟ بلاول نے اور اس کی پارٹی نے کیا. اور کالعدم قرار دینے کے بعد ان کے سروں کے اوپر انعام کس نے رکھا؟ بلاول نے اور اس کی پارٹی نے رکھا. تو یہ جتنا کچھ بھی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا. یہ سارا بحران پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت نے کیا ہے. اب آزاد کشمیر کی حکومت الگ ہے, پاکستان کی حکومت الگ ہے. بے شک یہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں, لیکن ہے تو الگ. دو اینٹیٹیز ہیں آئین کے مطابق, پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا. تو بلاول جو کچھ آزاد کشمیر میں بلاول کی حکومت کر رہی ہے, وہ اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ہے میرا سادہ سوال. تو بلاول اپوزیشن بننے کی اور بننے کا دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو انتہائی غیر ضروری ہے, اور نوجوان اس بہکاوے میں آئیں گے نہیں, وہ اس میں پھنسیں گے نہیں. ہاں, مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں, اور اس کی ڈرافٹنگ جاری ہے. مذاکرات کی اس وقت کی سچویشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں نے انفارمیشن گیدرنگ کی ہے. ڈیڈ لاک ہے سیٹوں کے معاملے پہ, اور وہاں اگر پھنس گئے ہیں سارے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگر سیٹیں کم کی جائیں تو جتنی سیٹیں کم کی جائیں ان کے پاس پورا اختیار ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کا, وزیر اعظم کو چننے کا یا وزیر اعظم کو نکالنے کا. حکومت کو بنانے اور گرانے کا اختیار یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے, چاہے کم بھی کر دی جائیں, ان کا اختیار رہنا چاہیے. لیکن جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ 4 کریں 6 کریں, لیکن اختیار نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ حکومت بنائیں گے نہ یہ حکومت گرائیں گے. حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار آزاد کشمیر کے عوام کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت ہے, اور آزاد کشمیر کے عوام جس کو ووٹ ڈالیں گے وہی حکومت بنائے گا, وہی حکومت گرائے گا. اب کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں تو یہ مقبوضہ کشمیر کی حکومت بنانے یا گرانے میں رول پلے کریں تو ایک الگ بات ہے, لیکن آزاد کشمیر کی حکومت گرانے اور بنانے میں رول پلے نہ کریں. ان کا موقف بھی ایک طرح سے ٹھیک دکھائی دیتا ہے. حکومت کا اپنا موقف ہے, حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کا. تو یہ مذاکرات یہاں پہ آگے تعطل کا شکار ہے. اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا اینڈ ٹائم پہ. اور یہ سسٹم کوشش کر سکتا ہے کہ اس کو پرلونگ کرے, اس چیز کو, یعنی 22 23 24 تک نکلوا لے, 25 کو کمپین ختم کر کے 27 کو ایک الیکشن کروا دیں زبردستی کرفیو والے ماحول میں, اور کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے دیں, کچھ پی ایم ایل این کو دے دیں, کچھ آئی پی پی کو دے دیں, کوئی مسلم کانفرنس. ایک متنجن سا بنا کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہو, جو اکیلے حکومت کر نہ سکے. پی ایم ایل این کو باہر سے کچھ سیٹیں مل جائیں, کچھ اندر سے مل جائیں, پیپلز پارٹی کو کچھ اندر سے مل جائیں, مسلم کانفرنس کو تھوڑا بہت حصہ دے دیں, اور آئی پی پی کو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے پورا کروا کے جیسے گلگت بلتستان میں کیا, تو ایک متنجن قسم کی حکومت بنا دیں. اب ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو الیکشن ضرور لڑنا چاہیے, اور میرے خیال میں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے 48 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں چاہیے. اگر یہ 48 گھنٹے کا بھی ٹائم ہونا تو انہوں نے صرف اپنے امیدوار اناؤنس کرنے ہیں. جو اس وقت آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی حمایت حاصل ہے یا سپورٹ حاصل ہے, وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہے, اور باقی سب پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپورٹ ہے. یعنی اگر سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہے, لیکن سب سے بڑی سپورٹ اگر کسی کے پاس ہے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہے. وہ اگر اپنے لوگ اناؤنس کر دے نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, تو ووٹ ادھر ادھر نہیں جاتا, انہیں کو ڈلے گا. یعنی میں نے کئی صحافیوں سے پوچھا, کوئی بہت محتاط بھی رہتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے اگر یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے امیدواروں کو نامزد کرتے ہیں نا, تو یہ بڑے آرام سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. یہ بات آزاد کشمیر کے اندر جو صحافی صحافت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ اتنی بڑی مقبولیت ہو چکی ہے, اور پورے آزاد کشمیر کے کینوس کے اوپر ان کی آواز پہنچ گئی ہے. لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بہت سارے شہداء ہیں ان کے پاس. 23 تاریخ کو وہ شہداء کی یاد میں ایک دن منانے جا رہے ہیں. 50 سے زائد شہداء کی لسٹیں آ چکی ہیں, سینکڑوں زخمی ہیں. تو یہ اس وقت آپ ان کو نہیں ہرا سکتے الیکشن کے میدان میں. اگر وہ آ جاتے ہیں تو بس شرط صرف ایک ہے, جیسے آزاد کشمیر کے لوگ ہر چیز پہ پہرا دیتے ہیں نا, جیسے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے نتائج حاصل کیے تھے, یا جیسے خیبر پختونخوا کے لوگ بیٹھ گئے تھے جا کر پولنگ سٹیشنز کے باہر اور آر اوز کے دفتروں کے باہر کہ جناب ہم تو رزلٹ لے کر اٹھیں گے, ہمیں ہماری جیت کا نوٹیفیکیشن دیا جائے. یہ 33 نشستیں ہیں ٹوٹل. ان 33 نشستوں پہ اگر بیٹھ کے اپنا رزلٹ لے کر عوام اٹھے نا تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں, پھر بڑے آرام سے وہاں پہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے, ایک نئی حکومت بن سکتی ہے. تو یہ اب ایک اور بھی سچویشن ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آزاد کشمیر کا معاملہ یہاں پہ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں. مزید معلومات آتی ہیں تو میں آپ کو شام کو بتاتا ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے. اب ناظرین میں ڈی ایچ اے کی موجیں لگ گئی ہیں. یہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, یہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے, یہاں پہ یہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں. تو دیکھیں کتنی مزے کی خبر ہے, محمد اسد چودھری صاحب نے خبر دی ہے. خبر دیکھیں آپ, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, یہ موٹر وے وغیرہ بناتے ہیں, بڑی بڑی سڑکیں جو مین ہیں اس کی ایک نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے. انہوں نے اپنی پالیسی میں نرمی کی ہے ڈی ایچ اے کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں. ڈی ایچ اے کے لیے تو قانون بھی بدل دیتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا ایک پروجیکٹ ہے گندھارا سٹی, اس کو لاہور اور اسلام آباد موٹر وے سے ڈائریکٹ انٹرچینج کی منظوری دے دی گئی.
हालांकि किसी भी एक इस तरह के प्रोजेक्ट को मोटरवे से इंटरचेंज क्यों दिया जाएगा? इंटरचेंज तो शहरों के लिए होते हैं, सोसाइटियों के लिए तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि डीएचए का है प्रोजेक्ट तो इन्हें जनाब इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी के मुताबिक मोटरवे पे 2 इंटरचेंजों के बीच में कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, मगर ये तो 7 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने बना दिया है। और डीएचए इंतजामिया इंटरचेंज के लिए सरकारी फीस जो अदा करनी पड़ती है, यानी अगर आपने इंटरचेंज लेना तो आपने एक सरकारी फीस भी देनी है ना, ये अरबों रुपए में होती है। तो डीएचए वो फीस नहीं देना चाहता, वो इसको माफ करवाना चाहता है फीस को भी, ये कहकर कि हमने वेलफेयर के काम किए हैं, यानी हमने शोधा को प्लॉट दे दिए हैं, या हमने कोई और वेलफेयर का काम किया है, या हमने क्रिकेट का एक ग्राउंड बना दिया है, हमने वहां पे एक मस्जिद बना दी है, वहां पे एक डिस्पेंसरी बना दी है, एक अस्पताल बना रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को बेचेंगे भी, उन्हीं चीजों की कीमत भी वसूल करेंगे ना। प्लॉट महंगे हो जाते हैं जी, अस्पताल बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, सारा कुछ है, सहूलियत बनी हुई है, स्कूल बने, वेलफेयर का काम है ना। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी एडजस्ट कर ले आप, ये इंटरचेंज आप हमें बना कर दे, जो अरबों रुपए इंटरचेंज की कीमत हमने आपको देनी है या फीस आपको देनी है, नहीं वो हम आपको नहीं देंगे, हमने वेलफेयर का काम कर लिया। एक तो इंटरचेंज ले लिया कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, 10 किलोमीटर वाली शर्त है वो भी खत्म कर दी, और इंटरचेंज लेकर उसकी फीस भी नहीं दी। ये 2 चीजें। मजीद वो लिखते हैं कि वाकफाने हाल बताते हैं कि नेशनल हाईवे काउंसिल के इजलास में 22 जून 2026 को जो हुआ, इंटरचेंज की लोकेशन पॉलिसी के खिलाफ होने की वजह से फैसला किया गया कि यह इंटरचेंज बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और चेयरमैन काउंसिल और दीगर मेंबरान ने इसको बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया था। अगले ही दिन काउंसिल के चेयरमैन शुजाउद्दीन जका दीगर काउंसिल मेंबरान को कॉल करके इस इंटरचेंज का कौमी मफाद समझाते रहे। यूं भरी काउंसिल में हुए फैसले को तब्दील करके यह इंटरचेंज दे दिया गया कौम के वसी तर मफाद में। अब इसके बाद होगा क्या? जो डीएचए गंदारा सिटी के प्लॉट्स हैं ना, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। अब इसके इश्तिहार के अंदर बकायदा लिखा जाएगा, बल्कि ये लिख दिया गया, ये आ भी है सामने आपके, कि जनाब एनएचए अलाउज डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज फॉर डीएचए गंदारा सिटी, कि जनाब हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक इंटरचेंज भी अलाउ कर दिया है हमारे डीएचए गंदारा सिटी के लिए। तो वो एक बड़ा जबरदस्त गाना गाया था नूरजहां ने, बाद में एक और गुलकारा ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया था कि सारे रकबे तुम्हारे लिए। तो ये वही वाली सूरत हाल मुझे लगती है कि डीएचए का रूल भी तब्दील हो गया। नाज़रीन, ये जो इन्होंने फैसला किया था, रोजाना की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि पेट्रोल की कीमत ऊपर करनी है या नीचे करनी है, तो अब ये रोजाना करेंगे, हमें रोज खबर देनी पड़ेगी आपको। पेट्रोल की कीमत में उन्होंने इजाफा किया है जी, डीजल की कीमत में 5 रुपए 71 पैसे, यानी 6.25 रुपए इन्होंने डीजल की कीमत मजीद बढ़ा दी है, और 35 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। यानी जब कम करते हैं तो 35 पैसे, बढ़ाते हैं 6.25 रुपए। तो डीजल के ऊपर आवाम को अच्छा खासा चूना लगा रहे हैं। इस वक्त जो डीजल की कीमत है वो 360 रुपए तक पहुंच गई है, और पेट्रोल लगभग 316 रुपए का। ये नाज़रीन